हे हेलो गाइस, कमल दिस साइड। तो भाई देखो, एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज ऑफ पॉलिटी, है ना। पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली होने क्या वाला है, जिसमें बेसिकली मैं सीडीएस के सारे पीवाईक्यूज जितने भी पॉलिटी में आए हैं ना, वो सारे कवर करने वाला हूँ, है ना। तो पॉलिटी में तुम्हारे जितने भी अभी तक के एमसीक्यूज आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीडीएस में, वो सारे इस वीडियो में, इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे 2012 में जो पहला वाला पेपर होता है अप्रैल में, उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बातें करेंगे, है ना। तो 2012 में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पहले पेपर में, वो हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया यार। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो देखनी है ना। प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नाइबरिंग कंट्रीज, अरे यार ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट, ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप, हाँ ये है भाई, है ना। अपनी कंट्री को डिफेंड करो, जब भी नेशनल सर्विस के लिए जरूरत हो तुम हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है। आ जाओ अगला देखो, चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। टेक द केस ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, हाउ टू डेमोक्रेसी हेल्प। व्हेन इन डेमोक्रेसी है इक्वल। देखो वुमेन्स के राइट्स को लेके और उनकी डिग्निटी को लेके डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रोविजंस है वो देखने हैं ना। तो वुमेन इन डेमोक्रेसीज हैव इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल डिग्री कहाँ है भाई, इक्वल डिग्री नहीं है ना। वुमेन इन डेमोक्रेसी हैव गारंटेड राइट्स एंड बी ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। गारंटेड राइट्स नेवर, कभी नहीं हो सकते भाई। वुमेन इन डेमोक्रेसी आर नॉट सब्जेक्टेड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ। इन डेमोक्रेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड एज लीगल नॉर्म, ठीक है भाई ये है। विच मेक्स इट ईजियर टू गारंटी देयर फ्रीडम। तो भाई ये वाला होगा, डी वाला, है ना। अपनी डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी है वो एज ए लीगल लीगल नॉर्म है, और जो गारंटी उनकी फ्रीडम और डिग्निटी को देती है, बेसिकली ईजियर बनाती है उसके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो रिपब्लिकन है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है, नहीं। एडल्ट फ्रेंचाइजी, नहीं। अ बिल ऑफ राइट, नो। बिल ऑफ राइट तो हर जगह है भाई। नो, हाँ ये है ना। नो हेरिडिटरी एलिमेंट, है ना, कोई भी हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है, इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो रिपब्लिकन है। चलो आगे आओ। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यूरो वारंटो। तो जो रिट होती है क्यू वारंटो, जिसका मतलब होता है भाई बहुत अथॉरिटी, बेसिकली पढ़ चुके हो तुम लोग सारी चीज़ें यार ये। तो उसके रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से पूछ रहा है कि ठीक है। तो द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, पब्लिक होना चाहिए, होता है भाई। मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टेट्यूट, स्टेट्यूट का मतलब होता है लॉ, है ना, किसी कानून वानून से कोई बॉडी बनी है तो। स्टेट्यूट और बाई द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है भाई पहला स्टेटमेंट। द ऑफिस मस्ट बी ए सब्सटेंटिव वन एंड नॉट मेयरली भाई, ये गलत है। अगले पाओ। देयर हैज़ बीन अ कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्यूट और स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इज अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, ये ठीक है। तो वन और टू थ्री ठीक है भाई, वन और थ्री, हाँ बी वाला ऑप्शन आ जाओ। फिफ्थ देखो, अंडर विच लॉ इट इज प्रेस्क्राइब दैट ऑल द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस लॉ के तहत ये बेसिकली प्रूव हुआ था कि, प्रूव क्या हुआ था, बेसिकली ये माना जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सारी जो प्रोसीडिंग होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ये किस लॉ के तहत है? तो ये भाई तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट रूल 1966, नहीं। लेजिस्लेशन मेड बाई पार्लियामेंट, नेवर। 145 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आर्टिकल में 145 में नहीं है, 384 में, 348 में सॉरी। तो आर्टिकल 348 में ये प्रोविज़न है कि जो जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। अब आओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यार ये क्वेश्चन गलत किया ना अगर तुमने, तुम कुटने वाले हो मेरे हाथों से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज को कैसे डिफाइन किया गया है? एक कॉन्ट्रैक्ट, यार कैसे ऑप्शन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हर रिश्ते में होती है ना, इंडिसॉल्युबल भी नहीं हो सकता। बेसिकली सैक्रामेंट, ये लोग तुम जानते हो, है ना, रिचुअल संस्कार इसको बोलते हैं। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज जो है वो एक रिचुअल्स होती है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन टू, ठीक है। अगले वर्ड पे आओ। बेसिकली इसमें क्या है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द वर्ल्ड सोशलिस्ट इज अ प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रीड विद, है ना। जो वर्ड तुम्हारा सोशलिस्ट है प्रीएम्बल में, वो किसके साथ रीड किया था, इस तरीके से कुछ पढ़ो। आर्टिकल 39D वुड इनेबल द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ नेशनलिज्म लॉ। ओहो, Article 14 would enable the court to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to fulfill untaxed extent. Sorry, yaar.
fullest extent. Article 25 would enable the court to ensure freedom guaranteed under the article. Under that article, Article 23 would enable the court to reduce inequality of income and status. ये गलत है भैया, ये तो तुम एलिमिनेशन से भी कर लेते, इजी क्वेश्चन था यार। अब सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मान लो कि एक लेजिस्लेशन पास हुआ पार्लियामेंट से, चलो कोई भी ऐसे बिल मान लिया, इम्पोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर, है ना, इम्पोजिंग वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज करता है न्यूज़पेपर से। दीज इंक्लूडेड पेज सीलिंग उसमें इंक्लूड है, तुम्हारे प्राइजेस इंक्लूड है और एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड है, ठीक है। द लेजिस्लेशन इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल टू बी, आगे देखो ऑप्शन में क्या दिया है, to be constitution of India in this context which among the following statement is correct। तो ये पूछा है भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन तुम समझ चुके हो, जिन लोगों ने नहीं देखा भाई वो एक बार और पढ़ लो, है ना, पॉज करके पढ़ सकते हो तुम लोग। चलो आओ, द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस, नहीं भाई, द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B, आगे देखो, द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोजेस अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेशन इज वैलिड एज द प्रेस इज अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली एग्जाम में ना छोड़ने के लिए होते हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ना, बाकी इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर बी वाला है ना, द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाई द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31। चलो बाकी जो क्वेश्चन हमें करने वाले होते हैं वो शायद क्वेश्चन आता है ऐसा जो सबके लिए एक जैसा होता है ना, या तो पढ़ा है तो सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ राज्यसभा, हाँ ये क्वेश्चन है ना भाई, राज्यसभा तो तुमने पढ़ी है ना, अब करो इस क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है। आओ, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, है ना, इसमें ये पूछा कौन सा सही नहीं है भाई, नॉट करेक्ट कौन सा गलत है। अब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये तो सही है भाई, मनी बिल राज्यसभा में कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और अमेंड ए बिल, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, वो तुमसे गलत पूछ रहा है याद रखना। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई 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 कर सकती है डिस्कस, डिस्कस हो सकता है, ठीक है, तो यही है खत्म कहानी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Which one among the following is the distinguishing factor between a pressure group and a political party? समझो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंस पूछ रहा है तुमसे। प्रेशर ग्रुप आर कन्फाइंड टू अ फ्यू while political party involve a larger number of people, कि प्रेशर ग्रुप में कम लोग होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक एक्टिव पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी डू, जो एक्टिव पॉलिटिकल पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती है, प्रेशर ग्रुप्स के नहीं नहीं होती पास में, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट यही होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। वो प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें एक्टिव पॉलिटिकल पावर्स नहीं होती जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। There are different arguments given in favor of power sharing in a democratic political system. Which one of the following is not one of them? There are different arguments given in the favor of the power sharing in a democratic political system. काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं किसके फेवर में, पावर शेयरिंग के फेवर में, है ना, तो उनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, ये देख लो। इट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना, तो ये तो ठीक है, वो नॉट पूछ रहा है ना। मेजोरिटी कम्युनिटी डज नॉट इम्पोज इट्स विल ऑन अदर्स, डज होगा भाई, डज इम्पोज, बी वाला ये इसका भी, ठीक है। आ जाओ। While a proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended for a period। ये भाई कितनी बार नहीं कराया, 1 year at a time, 12th का सी, रट लो रट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, तो इसे लिख लो कि ये हाँ इम्पोर्टेंट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 2, ये पता है ना, एक साल में एक बार बढ़ाते हैं, जब भी इमरजेंसी लगी होती है तो लोकसभा को कितने पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं, एक साल में एक बार को, मतलब एक बार में एक टर्म के लिए बढ़ा सकते हो, एक साल के लिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच कौन सी नहीं है भाई, ये देखना है, आ जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट ठीक तो है यार, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी जो है कंकरेंट लिस्ट, ये क्या है, कुछ भी हो भाई, ये तो काट कटना कटना है, यही है आंसर, मतलब ये वाला ही आंसर है तुम्हारा, ठीक है यार, ये कैसे क्वेश्चन है। अब आ गया हो, चलो। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या पर्पज होते हैं डीपीएसपी के,
वो डीपीएसपी का पर्पस देख लो। ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच शुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, इम्प्लीमेंट गांधीज आइडिया, चेक द यूज ऑफ आर्बिट्री पावर, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन। भाई यही पहला वाला होगा यार। ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है ना। आ जाओ अगले पे। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बाई द एनआरआईज टू बी एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन इन इंडिया। क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी एनआरआईज को, जो बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स होते हैं इंडिया के, तो उनको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी कि इंडिया का वोटर बनने के लिए। तो वो देखो, दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। तो भाई ठीक है यार, ये तो फिजिकली प्रेजेंट तो होना चाहिए यार। एनआरआई वेदर दे हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री और नॉट आर एलिजिबल टू वोट, आर नॉट आर और नॉट आर एलिजिबल टू वोट। एनआरआई वेदर दे हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज और नॉट। ठीक है भाई, अदर कंट्री सिटीजनशिप अगर उनके पास है तो एलिजिबल नहीं होंगे वोट के लिए। एलिजिबल एनआरआई हैव टू रजिस्टर्ड बाय फिलिंग अप फॉर्म 6A। ये बेसिकली लक्ष्मीकांत में दिया है यार, है ना, जब पढ़ोगे तो देखोगे। विद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों ही ठीक है भाई, सारी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आओ अगले पे आओ। द कामराज प्लान भाई स्टडी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर छोड़ने के लिए होते हैं भाई। तुम भी बोलोगे कि भैया क्या बोल रहे हो, बट प्रॉपर है ना, छोड़ने के लिए होते हैं। इतना डीप कोई नहीं पढ़ता भाई। The Kamraj Plan was a plan formulated in 1963 by then. Okay. By then, Union Cabinet Minister, where a new constitution for India National Congress was proposed. Chief Minister of Madras, hereby the senior minister, were asked to leave government and work to rejuvenate the party। यही है भाई, ये मद्रास का ही था। वहीं पे आया था कामराज प्लान। याद रखना, बस इतना याद रखना कि मद्रास का था। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। अगले पाओ 17 पे। विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसको गारंटी नहीं देता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, तो भाई इनकी तो गारंटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो। फ्रीडम टू ओन एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर, भाई राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। समझ रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना, तो गारंटी क्यों देगा सुप्रीम कोर्ट उसकी? तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। और डी वाला भी होगा, प्रैक्टिस करने की, कोई भी प्रोफेशन तुम चूज कर सकते हो, ये है ना फंडामेंटल राइट। भाई ये क्वेश्चन है क्या है, चलो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी, इन द ईयर 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो डिवाइड करता है स्टेट्स को इन कैटेगरी में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आओ। द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी 1 स्टेट। अच्छा, जा राज्य राज्य प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी। और द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी। सी एंड डी दोनों गलत। द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए। द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी एंड सी द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी डी। हाँ, अगला देखो, द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए। बी ए ठीक है ना भाई, एग्जी गवर्नर हेड होते हैं जो ए कैटेगरी में स्टेट्स थी। और तो जो राज्य प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के ये होते हैं। कैटेगरी सी में तुम्हारा वो होगा, सी और डी के। ये ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन ठीक है। जो कैटेगरी बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में स्टेट्स बांटी थी, तो उनमें 4 कैटेगरीज थी, है ना, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूँ। 4 कैटेगरीज थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो कैटेगरी ए के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे वो होते थे गवर्नर। और जो स्टेट्स कैटेगरी बी में होती थी उनके हेड होते थे राज्य प्रमुख, है ना। उनके हेड होते थे राज्य प्रमुख। बेसिकली जिन लोगों को नहीं आता क्वेश्चन तो वो लिख सकता है ना, कि कैटेगरी 1 के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे वो होते थे गवर्नर, कैटेगरी बी के राज्य प्रमुख, और जो कैटेगरी सी और डी होते थे उनके हेड होते थे चीफ कमिश्नर तुम्हारे। ठीक है जी, तो इन्हें लिख लेना। ये पहला वाला तो ही गलत हो गया ना, चीफ कमिश्नर वाला। चलो आ जाओ अगले पे आओ, 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद होल्ड हिज असेंट टू ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी भैया, सही है ये तो, विद होल्ड कर सकते हैं ना मना तो।
रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट, ये भी ठीक है। रिटर्न द बिल अदर देन अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन फॉर ऑफ द लेजिस्लेटिव, ये भी ठीक है भाई, तीनों ठीक है। बेसिकली गवर्नर जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के पैरेलल पावर्स होती है ना इनमें, तो ये भी ठीक है। 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर visaged as being part of the right against exploitation of the in the Constitution of India, prohibition of traffic in human being and forced labor। ठीक है भाई, ये तो प्रोविजन है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ना, ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग। अगला एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अलग आर्टिकल है भाई, पूरा अलग आर्टिकल, आर्टिकल 17। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, नहीं भाई, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दो ही तो आर्टिकल्स थे यार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। तुम्हारा पहला वाला और दूसरा, ये फोर्थ वाला, सी हो गया, खत्म कहानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव वर्डिक्ट विच हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो इसमें चार केसेस हैं भाई, केशवानंद भारती केस, विशाखा केस, एस आर बोमई केस, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, तो इसमें यार केशवानंद भारती भारती केस तो अलग रिलेटेड था, तो तुम्हारा ये होगा एस आर बोमई केस, याद रखना स्टैटिक है, ठीक है। एस आर बोमई केस था जिसमें डायरेक्ट बियरिंग होती थी स्टेट सेंट्रल रिलेशन में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर देख लो। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी, ठीक है। स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ये भी ठीक है, इन्हीं के नाम पे बिल फटता है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी ठीक है। डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। सारे स्टेटमेंट ठीक है भैया, सारी पावर्स होती है, ठीक है। आओ 23rd में, with reference to the conduct of government business in the parliament of India, the term closer, closer का मतलब देखो, closer का मतलब क्या होता है, क्लोजर मोशन होता है ना, सस्पेंशन ऑफ डिबेट एट द टर्मिनेशन ऑफ अ डे सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, a rule of legislative procedure under which further debate on a motion can be halted, the termination of a parliamentary session, refusal on the part of the government to have the opposition look at important document। आओ जी, तो क्लोजर मोशन बताया जो था यार, सस्पेंशन ऑफ डिबेट एट द टर्मिनेशन ऑफ अ डे सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। चलो भाई, तो फिर यार ख़त्म करते हैं यहीं पे, है ना, वीडियो को। और 23 क्वेश्चंस कर लिए आज हम लोगों ने। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होंगे आगे, क्वेश्चन कल के पार्ट में कल देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।